भारत में प्रमुख किसान आंदोलन। सामान्य परिचय। भारत में अंग्रेजी राज्य का एक प्रमुख कार्य भारतीय कृषि व्यवस्था को प्रभावित करना था। प्राचीन कृषि व्यवस्था नवीन प्रशासनिक ढांचे के अधीन धीरे धीरे टूटती चली गई। औपनिवेशिक शासन ने सर्वाधिक जुल्म भारतीय किसानों के ऊपर किए। भू राजस्व की नई प्रणालियां एवं उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू किया। अब मनमाने ढंग से किसानों से अवैध लगान वसूली एवं बेगार लेने का दुष्चक्र चल पड़ा। परिणाम स्वरूप किसान उग्र हो उठे और उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोहों को अंजाम दिया। इन विद्रोहों में पहला कृषक विद्रोह नील विद्रोह था। इस अध्याय के अंतर्गत हम निम्नलिखित विद्रोहों एवं आंदोलनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 नील आंदोलन, नंबर 2 पाबना विद्रोह, नंबर 3 दक्कन विद्रोह, नंबर 4 उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, नंबर 5 मालाबार का मोपला विद्रोह, नंबर 6 एका आंदोलन, नंबर 7 रामोसी किसानों का विद्रोह, नंबर 8 कूका आंदोलन, नंबर 9 ताना भगत आंदोलन, नंबर 10 तेभागा आंदोलन, नंबर 11 तेलंगाना का किसान आंदोलन, नंबर 12 अखिल भारतीय किसान सभा 1936, नंबर 13 चंपारण सत्याग्रह, नंबर 14 खेड़ा सत्याग्रह, नंबर 15 बारदोली सत्याग्रह, नंबर 16 बिजौलिया आंदोलन, नंबर 17 बकाष्ठ किसान संघर्ष, नंबर 18 वर्ली आंदोलन, नंबर 19 पुन्नप्रा एवं वायलार का संघर्ष, नंबर 20 रंपाओं का विद्रोह। नंबर 1 नील आंदोलन 1859 से 60 ईस्वी तक। अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें नील आंदोलन सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है। यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नील उत्पादक अर्थात अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही किसानों को नील की खेती के लिए विवश करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम पहले ही देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता था। जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल एवं अन्य अनाज उपजाना चाहते थे। इस आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत तब हुई जब 1859 ईस्वी के मध्य में कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 ईस्वी को पुलिस के नाम फरमान जारी किया कि नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी से फसल की बुआई करेंगे। यह घोषणा सारे बंगाल में तेजी से फैल गई। भूतपूर्व नील उत्पादक कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने एकजुट होकर नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। 1860 ईस्वी की शुरुआत में यह आंदोलन उन सभी जिलों में फैल गया जहां नील उत्पादन होता था। किसानों के एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक सहन नहीं कर पाए और अपने नील कारखाने बंद करने को बाध्य हुए। 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह बंद हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे प्रमुख कारण था कि सभी किसानों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बल पर यह लड़ाई लड़ी थी। चूंकि इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवियों का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। समाचार पत्र इनके शोषण के विषय में हमेशा छापते रहते थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफी कार्य किया था। इस संबंध में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें उन्होंने किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। इन सब का सरकार पर व्यापक असर हुआ और उसने नील समस्या की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया। इस आयोग की रिपोर्ट से सिद्ध हो गया कि भारतीय किसानों का बुरी तरह से शोषण किया जा रहा था। इसलिए 1860 ईस्वी में एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सारे विवाद का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा। यह भारत का प्रथम सफल कृषक आंदोलन था। नंबर 2 पाबना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक। यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में प्रारंभ हुआ।
जिसका प्रमुख कारण जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाना था। 1873 ईस्वी में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना और सभाएं आयोजित करना था। इस अहिंसक लड़ाई में कई बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इसका साथ दिया। इनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त प्रमुख थे। कालांतर में पूर्वी बंगाल के अनेक जिले ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, बेकरगंज, फरीदपुर, बोगरा एवं राजशाही में इस तरह के आंदोलन हुए। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया था, न कि अंग्रेजों के विरुद्ध। पाबना के किसानों ने अपनी मांग में यह नारा दिया कि हम केवल महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने अपनी एक घोषणा में इनकी मांग को उचित ठहराया। इस आंदोलन के रैयतों में मुसलमान एवं जमींदारों में अधिकतर हिंदू थे। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेताओं में ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल एवं खुदी मल्लाह प्रमुख थे। रैयत सभा ने जमींदारों की लगान वृद्धि के विरुद्ध मुकदमे शुरू किए और लगान देना बंद कर दिया। अंत में 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून बनाकर इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। नंबर 3, दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी। महाराष्ट्र के पुणे एवं गुजरात के अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार बहुत अधिक ब्याज दर पर किसानों को ऋण देते थे, किंतु किसानों द्वारा ऋण न चुका पाने की दशा में न्यायालयों में पैसा देकर फैसला अपने पक्ष में करवाकर उनकी जमीन हड़प लेते थे। दिसंबर 1874 ईस्वी में एक सूदखोर कालूराम ने एक किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकार का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 1875 ईस्वी तक स्थिति विस्फोटक हो गई। किसानों ने साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमला करके इकरारनामे और अदालत के आदेश चला दिए। सरकार ने दक्कन आयोग का गठन किया और किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम को पारित किया गया। जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था। नंबर 4, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा को गठित करने का प्रमुख कारण आगरा एवं अवध क्षेत्र के जमींदारों तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण था। 1920 ईस्वी में जमींदारों ने किसानों से मनमाना लगान वसूल किया, जबकि उस वर्ष लगभग किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का विद्रोह खुलकर सामने आ गया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें झिंगुरी सिंह एवं दुर्गपाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही एक नया चेहरा बाबा रामचंद्र जी के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को 1920 के दशक में सर्वाधिक मजबूती बाबा रामचंद्र ने प्रदान की। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ जिले का रूर गांव किसान सभा की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, माता बदल पांडे, केदारनाथ आदि के सहयोग ने इस संगठन को शक्ति प्रदान की। सरकार ने अवध माल गुजारी रेंट अधिनियम पारित कर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। नंबर 5, मालाबार का मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी। केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा सन 1921 ईस्वी में यह विद्रोह शुरू किया गया। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया, जिससे धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन एवं कृषक बैठकों में विशेष अंतर नहीं रह गया। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्लियार चर्चित थे। 15 फरवरी 1921 ईस्वी को सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, गोपाल मेनन, पी मोइद्दीन कोया और के माधवन नायर को छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। यह खबर चारों तरफ फैल गई।
बहुत से मोपला एकत्र होकर इस बात का विरोध करने लगे। तभी पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे बड़ी संख्या में मोपला मारे गए। परिणाम स्वरूप मोपला भी विद्रोह पर उतर आए। उन्होंने सरकारी संपत्ति लूटी और सरकारी भवनों में आग लगा दी। चूंकि मोपला किसान मुसलमान थे जबकि यहाँ का जमींदार वर्ग हिंदू था, इसलिए ब्रिटिश नौकरशाहों ने हिंदुओं को भड़काया, जिससे इस संघर्ष ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। दिसंबर 1921 ईस्वी में यह विद्रोह पूरी तरह से कुचल दिया गया। नंबर 6, एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921 से 22 ईस्वी में अवध के किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे। ये दोनों किसान थे और निम्न जाति से संबंधित थे। इस आंदोलन के नेताओं ने घोषणा की कि किसान उन खेतों को न छोड़े जो गैर कानूनी रूप से उनसे छीने गए हों, वे केवल सुनिश्चित कर दें तथा उसकी रसीद मांगे। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक लगान तथा गैर कानूनी रूप से किसानों का खेत छीनना था। बाद में इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। एका आंदोलन पहले के किसान सभा आंदोलन से इस मायने में अलग था कि जहां किसान आंदोलन में मूलतः काश्तकार सम्मिलित थे, वहीं एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे। नंबर 7, रामोसी किसानों का विद्रोह। यह विद्रोह रामोसी किसानों द्वारा महाराष्ट्र के जमींदारों के विरुद्ध किया गया। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। नंबर 8, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी पंजाब में 1840 में की थी। यह संगठन कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए बनाया गया था। 1872 ईस्वी में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का डट कर सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 9, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जिन्हें कभी विरसा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरु रक्षणी भगत आदि का नाम प्रमुख है। नंबर 10, तेभागा आंदोलन 1946 से 50 ईस्वी तक। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी किसान आंदोलनों में बंगाल का सबसे सशक्त आंदोलन था। इसकी शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई। उसके बाद यह बंगाल के नोआखोली तक फैल गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम सिंह एवं भमन सिंह थे। नोआखोली इस समय सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, किंतु इस आंदोलन ने हिंदू एवं मुस्लिम एकता में प्रेरक तत्व की भांति काम किया। इसमें बटाईदार किसानों ने घोषणा की कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदारों को केवल 1/3 हिस्सा ही देंगे। बंटवारे की इसी अनुपात के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहते हैं। नंबर 11, तेलंगाना का किसान आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी तक। हैदराबाद रियासत की तेलंगाना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंदोलन शुरू हुआ। इसका प्रमुख कारण किसानों से कम दाम पर अनाज की जबरन वसूली की जा रही थी, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया। किंतु इस आंदोलन का तात्कालिक कारण कम्युनिस्ट नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या थी। किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला किया। 1946-47 ईस्वी में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। किसानों ने यह मांग की कि हैदराबाद रियासत को समाप्त किया जाए तथा उसे भारत का अंग बना दिया जाए। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नंबर 12, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी। 1927 ईस्वी में बिहार सभा का गठन किया गया। उसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद को जाता है, जबकि 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एनजी रंगा ने किया। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष प्रोफेसर एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की तैयारी के लिए मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की।
स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसानों ने देश भर में 1936 ईस्वी के मई दिवस में भाग लिया। फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उसके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता NG रंगा ने की। इस आंदोलन में भू राजस्व की दर 50% करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार प्रमुख थे। किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना अनिवार्य था। अतः 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निदुबोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। धीरे धीरे यह आंदोलन कमजोर होता चला गया क्योंकि इसका जनाधार घटने लगा था। नंबर 13, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करवा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति के नाम से ही जाना जाता था, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान के मालिक अपने कारखाने बंद करने लगे। किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए गोरे बागान मालिकों ने किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हो गया। राजकुमार शुक्ल 1917 ईस्वी में गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा JB कृपलानी जैसे नेता भी शामिल थे। इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने मामले की जांच के लिए जुलाई 1917 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। 1919 ईस्वी में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। नंबर 14, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। चंपारण की समस्या के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेड़ा के किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात से गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी पाटीदारी किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, किंतु उन्हें कोई रियायत नहीं प्रदान की गई। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 ईस्वी को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। 22 मार्च 1918 ईस्वी को नाड़ियाद में एक आम सभा में गांधी जी ने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। इस प्रकार लगान न देने का पहला नारा खेड़ा के कपड़ागंज तालुका में स्थानीय नेता मदन लाल पांड्या ने दिया। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान वसूली केवल समर्थ किसानों से की जाए। नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो उन्हीं दिनों बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया। 1926-27 ईस्वी में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया। अतः किसानों को अपनी भूमि बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा, किंतु मंदी की वजह से कोई खरीदार नहीं था। अतः किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। कांग्रेस नेताओं के आग्रह पर 4 फरवरी 1928 ईस्वी को सरदार पटेल ने बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। उनके नेतृत्व में बारदोली के किसानों ने लगान की अदायगी तब तक न करने का निश्चय किया जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन नहीं करती। सरकार ने पूरे तालुके को 13 शिविरों में बांटकर प्रत्येक में एक अनुभवी नेता तैनात किया। अगस्त 1928 ईस्वी को गांधी जी बारदोली पहुंचे और उन्होंने घोषणा की
कि यदि सरकार ने सरदार पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों का नेतृत्व करेंगे। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें बंबई की पारसी महिला मीठू बेन हारमस जी पेटिट, दरबार गोपाल दास की पत्नी भक्तिवा, मनीवेन पटेल, शारदा बेन शाह और शारदा मेहता प्रमुख थीं। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। अंत में सरकार ने झुकते हुए एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले की जांच करने के लिए कहा। उसने अपनी रिपोर्ट में लगान वृद्धि को अनुचित बताया, अतः लगान वृद्धि 22% से घटाकर 6.03% कर दी गई। इस प्रकार यह अहिंसात्मक आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। नंबर 16, बिजौलिया आंदोलन। राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम बिजौलिया आंदोलन पड़ा। मेवाड़ के बिजौलिया के जागीरदार किसानों से 84 प्रकार का लगान वसूलते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपए इन्हें देने पड़ते थे, किंतु 1913 ईस्वी में सारे बिजौलिया क्षेत्र के किसानों ने न ही भूमि पर खेती की और न ही लगान अदा किया। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। इन्हें बिजौलिया से निर्वासित कर दिया गया और बाद में बेगार से मना करने पर इनके नेता नारायण बटले को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब यहाँ के लोगों ने भूप सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। भूप सिंह को रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने राजस्थान में क्रांतिकारी कार्यों के लिए भेजा था। भूप सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, किंतु वे जेल से भाग निकले और विजय सिंह पथिक के नाम से बिजौलिया वापस आ गए और वहां पर आंदोलन तेज किया। इस प्रकार से राजा पर दबाव बढ़ा और एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। 1922 ईस्वी में भारत सरकार का प्रतिनिधि हालैंड बिजौलिया पहुंचा। हालैंड की मध्यस्थता से किसानों के साथ समझौता हुआ, जिसमें 35 करों को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात माणिक्यलाल वर्मा ने जमनालाल बजाज से मुलाकात कर उन्हें आंदोलन का नेता बना दिया। बजाज के प्रतिनिधि उपाध्याय ने मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच से समझौता किया, किंतु फिर भी किसानों को उनकी पुरानी जमीनें उन्हें वापस नहीं मिल सकी। अंततः 1941 ईस्वी में काफी संघर्ष के बाद किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। नंबर 17, बकाश्त किसान संघर्ष 1946 से 47 ईस्वी। बकाश्त किसान संघर्ष का केंद्र बिंदु बिहार राज्य था। तत्कालीन बिहार में 3 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। नंबर 1, बकाश्त भूमि। जमींदार अस्थायी काश्तकारों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष किराए पर देते थे। नंबर 2, जिस्ती भूमि। यह जमींदारों के स्वयं की भूमि थी जिस पर खेतिहर मजदूर खेती करते थे। नंबर 3, रैयत भूमि। यह स्थायी काश्तकारों की भूमि थी। बकाश्त किसानों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे, इसलिए एक बार खेती करवाने के बाद जमींदार उनको बेदखल कर देते थे। बकाश्त किसानों के बेदखली का एक और प्रमुख कारण था नए आसामी अर्थात किसान द्वारा अधिक किराया मिलना। 1946 ईस्वी के मई जून में मुंगेर, गया, शाहाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं मधुबनी में जमींदारों एवं बकाश्त किसानों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि कांग्रेस सरकार ने बाध्य होकर बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 ईस्वी पारित नहीं कर दिया। नंबर 18, वर्ली आंदोलन 1945 ईस्वी। वर्ली आंदोलन पश्चिमी भारत में बंबई नगर से थोड़ी दूर पर रहने वाले आदिम जाति के वर्ली लोगों द्वारा जंगल के ठेकेदारों, साहूकारों, धनी कृषकों तथा भूपतियों के विरुद्ध किया गया था। किसान सभा की सहायता से मई 1945 ईस्वी में वर्ली लोगों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। बाद में ये लोग साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गए। नंबर 19, पुनप्रा एवं वायलार का संघर्ष। पुनप्रा एवं वायलार दोनों स्थान केरल के अल्पी जिले में स्थित थे। यहाँ का संघर्ष किसानों एवं मजदूरों का मिलाजुला संघर्ष था, जो कि सामंती उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन अक्टूबर 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिसमें हिस्सा लेने वाले अधिकतर काश्तकार, खेत मजदूर और नारियल की जटा के रस्सियों के कारखानों के मजदूर थे। यहाँ के सामंत इनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे, जिसे अब उन लोगों ने सहने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन का दमन बहुत कठोरतापूर्ण तरीके से किया गया। यहाँ के आंदोलनकारियों को शिविरों में घेर कर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में इन सारी घटनाओं को दबा दिया गया
और इस प्रकार अंततः इस आंदोलन को कुचल दिया गया। नंबर 20, रंपाओं का विद्रोह। रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व अल्लारी सीताराम राजू ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासन को भारत से उखाड़ फेंकना था। यह आंदोलन 1920-22 ईस्वी तक छिटपुट ढंग से चलता रहा। रंपाओं को मुट्टा तथा उनके जमींदार को मुट्टादार कहा जाता था। सुल्विन ने रंपाओं के विद्रोह के कारणों की जांच की और नए जमींदारों को हटाकर पुराने जमींदारों को रखने की सिफारिश की। निम्न जाति आंदोलन। सामान्य परिचय। 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे निम्न जातियों में जातीय चेतना जगी और उन्होंने जातीय समानता प्राप्त करने का भार अपने ऊपर ही लिया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ही दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में भिन्न भिन्न जातीय आंदोलन आरंभ हुए। अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति, पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार, 1861 ईस्वी की समान दंड संहिता, 1872 की दंड प्रक्रिया संहिता एवं रेलों का विस्तार अनेक ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जाति पाति प्रथा को न्याय संगत कहना असंभव हो गया। निम्न जातियों में अनेक नेता उभरे जिन्होंने स्वयं इस समानता के आंदोलनों का नेतृत्व किया। निम्न जाति आंदोलनों की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र से हुई और वहां पर इसका नेतृत्व ज्योतिबा फुले ने किया। इन्होंने सत्य शोधक समाज के जरिए निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत की। इस अध्याय का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। नंबर 1, उत्तर भारत में निम्न जाति आंदोलन। नंबर 2, दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। नंबर 1, उत्तर भारत में निम्न जाति आंदोलन। उत्तर भारत के प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन एवं उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार हैं। ए, सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी। बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी, महात्मा गांधी। डी, शाहूजी महाराज। नंबर 1, सत्य शोधक समाज। संस्थापक ज्योतिबा फूले। स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी। स्थान बंबई। उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। सर्वप्रथम ज्योतिबा राव फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया, इसलिए इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। इन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी तथा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इनकी एक अन्य पुस्तक थी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ज्योतिबा फुले के समर्थकों में एक ऐसा वर्ग भी था जिसने ब्राह्मणों एवं वैश्यों के विरोध में सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की। 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य में केशव राय जेठे और दिनकर राव ने सत्यशोधक समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया। सत्यशोधक समाज अंग्रेज एवं कांग्रेस दोनों के विरुद्ध था। नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सामान्य परिचय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक धर्म योद्धा थे। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक महार कुल में महू नामक स्थान पर हुआ था। 1905 ईस्वी में उनका विवाह अपनी जाति की एक लड़की रमाबाई से हो गया, किंतु 1935 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1948 ईस्वी में भीमराव ने दूसरा विवाह डॉक्टर शारदाबेन से किया, जो बंबई के एक ब्राह्मण कुल से संबंधित थी, जो एक त्यक्ता थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के एल्मफिस्ट कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की और एमए तथा पीएचडी की परीक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से पास की, जबकि 1923 ईस्वी में वही बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित उत्थान के लिए किए गए प्रमुख कार्य। जुलाई 1924 ईस्वी उन्होंने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन की नीति अपनाई और इसके तहत उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा जनसाधारण के कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1930 ईस्वी में भीमराव ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और अछूतों की दशा को देखते हुए उनके लिए अलग मताधिकार की मांग की। उनको लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930-32 ईस्वी में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और 17 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय दिया, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। किंतु गांधी जी इस सांप्रदायिक निर्णय से अत्यंत दुखी हुए और इस निर्णय को वापस लेने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अतः अंत में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
इसमें यह प्रावधान किया गया कि दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों को आरक्षित किया जाए। हताश होकर अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का विरोध किया और कहा कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे ताकि दलित वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। अप्रैल 1942 ईस्वी में उन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और बाद में उन्होंने अपने बहुत से अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया। भारतीय संविधान को बनाने तथा संविधान सभा के मार्गदर्शन एवं हिंदू कोड बिल को पारित करने में अविस्मरणीय योगदान दिया। इसके अतिरिक्त भारतीय गणतंत्र के नए संविधान में समस्त भारतीय नागरिकों के लिए समानता का अधिकार स्वीकार कर लिया गया और अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। सन 1955 ईस्वी के अस्पृश्यता अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। आज भी डॉक्टर अंबेडकर जी को निम्न जातियों के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है। 1927 ईस्वी में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जबकि 1920 ईस्वी में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी, जिससे ये राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए। नंबर 3, महात्मा गांधी। सामान्य परिचय। बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में वे बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे। कुछ दिन राजकोट एवं बंबई में वकालत करने के पश्चात दादा अब्दुल्ला के एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। अपने 20 वर्षों के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान इन्होंने वहां रंगभेद के खिलाफ व्यापक स्तर पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने नेटाल में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी के प्रयासों से ही वहां की गोरी सरकार ने भारतीयों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को 1914 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए। गांधी जी द्वारा निम्न जातियों के लिए किए गए प्रमुख कार्य। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए आजीवन प्रयास किया। वे अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। 1932 ईस्वी में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त 1933-34 ईस्वी में गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी दौरा किया। उनके इस प्रयास के परिणाम स्वरूप मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पेश किया गया था। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में भी ऐसा ही एक विधेयक पास किया गया। नंबर 4, शाहू जी महाराज। 1920 ईस्वी के दशक में निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासक वर्ग के एक सदस्य कोल्हापुर के राजा शाहू जी महाराज ने अत्यधिक क्रांतिकारी सुधार किए। इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणों की कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए कर्मकांडों में गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। नंबर 2, दक्षिण भारत में निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, इसलिए दक्षिण भारत भी इससे अछूता न रहा। दक्षिण तमिलनाडु में 1901 ईस्वी की जनगणना के अवसर पर एक अस्पृश्य जातिमान ने क्षत्रिय जाति के स्तर की मांग की और अपने आप को नादर पुकारना शुरू कर दिया। इसी प्रकार उत्तरी तमिलनाडु में पल्ली जाति ने अपने आप को क्षत्रिय माना। धीरे धीरे वेल्लास, रेड्डी, कम्मा और नादरों ने उच्च जातियों, मुख्यतः ब्राह्मणों का विरोध करना आरंभ किया। दक्षिण भारत के प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन इस प्रकार हैं। नंबर 1, अरब्बीपुरम आंदोलन। नंबर 2, जस्टिस आंदोलन। नंबर 3, आत्मसम्मान आंदोलन। नंबर 4, गुरुवायूर सत्याग्रह। नंबर 5, वायुकूम सत्याग्रह। नंबर 6, नायर सर्विस सोसाइटी। नंबर 7, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। अब इनका क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, अरब्बीपुरम आंदोलन। केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया।
वे एजवा नामक अस्पृश्य जाति से संबंध रखते थे। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरब्बीपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। नारायण गुरु के शिष्य अयप्पन राजराजन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। नंबर 2, जस्टिस आंदोलन 1916 से 17 ईस्वी तक। जस्टिस आंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान जमींदार और व्यापारी सम्मिलित थे, किंतु यह आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से ईर्ष्या करते थे। इस आंदोलन के लोगों ने जस्टिस नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला। इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे पी त्यागराज, CN मुदलियार, TM नायर आदि। इन्होंने सर्वप्रथम गैर ब्राह्मणों के आरक्षण की मांग तमिलनाडु में की। नंबर 3, आत्मसम्मान आंदोलन। 1920 ईस्वी के दशक में रामास्वामी नायर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह करने, मंदिरों में जबरन प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। यह पुस्तक भारत के अधिकांश भागों में प्रतिबंधित है। नंबर 4, गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी। केलप्पन के उकसाने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 ईस्वी में मंदिरों में प्रवेश के प्रश्न को उठाया और 1 नवंबर 1931 ईस्वी को गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। यह कार्य बी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, किंतु ये लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं करने पाए क्योंकि मंदिर के कर्मचारियों ने इन पर हमला बोल दिया, जिससे अनेक लोग घायल हो गए। के पिल्लई और AK गोपालन के अत्यधिक चोटें आईं। 21 दिसंबर 1932 ईस्वी को सत्याग्रह पुनः आरंभ किया गया। केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए, किंतु गांधी जी के यह आश्वासन देने पर कि वे स्वयं मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए व्यापक संघर्ष करेंगे, केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया। अंततः नवंबर 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दिया। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किया। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1932 ईस्वी में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इस प्रकार अनेक अवसरों पर इन आंदोलनों द्वारा निम्न जातियों ने अपने को श्रेष्ठ जाति के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया, अर्थात निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति के रीति रिवाजों, तौर तरीकों तथा परंपराओं को अपनाकर अपने स्तर को श्रेष्ठ करने का प्रयत्न किया। MN श्रीनिवास ने इसी को संस्कृतिकरण कहा है। नंबर 5, वायकूम सत्याग्रह 1924 ईस्वी। केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली हुई थी। कई सुधारवादियों एवं बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखा। इस आंदोलन की शुरुआत त्रावणकोर के गांव वायकूम से हुई, इसलिए इसका नाम वायकूम सत्याग्रह पड़ा। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को न घुसने देने के कारण केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। धीरे धीरे वायकूम सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। एक अन्य बुद्धिजीवी रामास्वामी नायकर ने मदुरै के जत्थे का नेतृत्व किया। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहां की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहां की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गईं, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित रहा। नंबर 6, नायर सर्विस सोसाइटी। संस्थापक मन्नार पदनाथ पिल्लई। स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी। स्थान मद्रास। नंबर 7, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। संस्थापक DR शिंदे। स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी। स्थान बंबई। किसान आंदोलन। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नंबर 2, नील आंदोलन के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नंबर 3, पहला सफल कृषक आंदोलन नील आंदोलन था। नंबर 4, नील आंदोलन के विषय में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में वर्णन मिलता है। नंबर 5, 1860 ईस्वी में नील समस्या की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन किया गया। नंबर 6, 1873 से 1876 ईस्वी के बीच बंगाल के पावना में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया
जो पावना विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 7, पावना विद्रोह के नेता ईसान केशव चंद्र राय, खुदी मल्लाह तथा शंभुपाल आदि थे। नंबर 8, महाराष्ट्र में 1875 ईस्वी में किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध उपद्रव किया, जो दक्कन उपद्रव के नाम से प्रसिद्ध है। पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का समर्थन किया था। नंबर 9, 1921 ईस्वी में केरल के मालावार क्षेत्र में मोपला विद्रोह मुस्लिम किसानों ने किया था। नंबर 10, गांधी जी, मौलाना आजाद और शौकत अली के प्रयास से दिसंबर 1921 ईस्वी तक मोपला विद्रोह शांत हुआ। नंबर 11, 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। इसके नेता मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा गौरी शंकर मिश्र आदि थे। नंबर 12, 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। इसके नेता बाबा रामचंद्र थे। प्रतापगढ़ का रूर गांव किसान आंदोलन का केंद्र था। नंबर 13, 1921 से 22 ईस्वी में एका आंदोलन चलाया गया। इसके नेता मदारी पासी और सहरेब थे। नंबर 14, 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के सूरत जिले में किसानों ने बारदोली सत्याग्रह किया। इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी के प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने लगान 22% से घटाकर 6.03% कर दिया। नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, मीठूबेन, भक्तिबा आदि प्रमुख थीं। नंबर 16, बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। बाद में गांधी जी ने औपचारिक रूप से प्रशस्ति पत्र के साथ सरदार की उपाधि दिया। नंबर 17, 1946 से 47 ईस्वी में बिहार में बकाश्त किसान संघर्ष चलाया गया था। नंबर 18, 1946 से 50 ईस्वी तक बंगाल में तेभागा आंदोलन चलाया गया था। इसमें हिंदू मुस्लिम ने एक साथ आंदोलन किया था। इसके नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। नंबर 19, 1946 से 51 ईस्वी में तेलंगाना का किसान आंदोलन चला था। आंदोलन का कारण कमरैया नामक कम्युनिस्ट नेता की हत्या। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास के सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ। नंबर 20, 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से इसका गठन हुआ था। नंबर 21, 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एन.जी. रंगा ने किया था। नंबर 22, पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। नंबर 23, किसानों ने 1 मई 1936 ईस्वी को मजदूर दिवस के रूप में मनाया था। नंबर 24, 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। नंबर 25, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। नंबर 26, 1918 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा के किसानों ने आंदोलन किया और वह आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। निम्न जाति आंदोलन, महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, 1873 ईस्वी में बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नंबर 2, केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु ने अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया था। नंबर 3, 1916 से 17 ईस्वी में जस्टिस आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ चलाया गया। इसके प्रमुख नेता C.N. मुदलियार, T.M. नायर और P. त्यागराज थे। इन्होंने जस्टिस नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। नंबर 4, E.V. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने 1920 ईस्वी के दशक में आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया था। यह भी ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन था। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। नंबर 5, 1924 ईस्वी में केरल में मंदिर प्रवेश हेतु वायकूम सत्याग्रह चलाया गया। इसके नेता नारायण गुरु, N. कुमारन, T.K. माधवन आदि थे। नंबर 6, 1931 ईस्वी में केरल में K. कलेप्पन के प्रयास से गुरुवायूर सत्याग्रह चलाया गया। इसके अन्य नेता V. सुब्रमण्यम, K. पिल्लई तथा A.K. गोपालन थे। नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी।
नंबर 8, अंबेडकर ने 1924 ईस्वी में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने आजीवन निम्न वर्ग के लिए संघर्ष किया। नंबर 9, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में निम्न जाति के लोगों को हरिजन नाम दिया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नंबर 10, गांधी ने 1932 ईस्वी में बंबई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। किसान निम्न जाति एवं मजदूर आंदोलन, पूछे गए प्रश्न उत्तर, प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर। प्रश्न 1, किसने फरवरी 1918 ईस्वी में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में योगदान दिया? उत्तर, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र एवं मदन मोहन मालवीय। प्रश्न 2, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? उत्तर, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। प्रश्न 3, कहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? उत्तर, अवध में। प्रश्न 4, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? उत्तर, औद्योगिक कर्मी। प्रश्न 5, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया? उत्तर, चंपारण में। प्रश्न 6, चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? उत्तर, एनजी रंगा। प्रश्न 7, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? उत्तर, नील विद्रोह। प्रश्न 8, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? उत्तर, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। प्रश्न 9, गांधी के नाम के पहले महात्मा कहां पर जोड़ा गया? उत्तर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। प्रश्न 10, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न 11, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किसने दी? उत्तर, अनौपचारिक रूप से बारदोली की महिलाएं एवं औपचारिक रूप से गांधी जी ने। प्रश्न 12, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? उत्तर, स्वामी सहजानंद ने। प्रश्न 13, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? उत्तर, लखनऊ में। प्रश्न 14, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर, विनोबा भावे ने। प्रश्न 15, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? उत्तर, आंध्र प्रदेश राज्य में। प्रश्न 16, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? उत्तर, तिनकठिया। प्रश्न 17, कुकी विद्रोह कहां हुआ था? उत्तर, मणिपुर और त्रिपुरा में 1917 से 1919 ईस्वी तक। प्रश्न 18, कूका विद्रोह कहां हुआ था? उत्तर, पश्चिमी पंजाब में। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? उत्तर, दलित वर्ग से। प्रश्न 20, पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? उत्तर, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। प्रश्न 21, श्री BR अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, उसे क्या कहते हैं? उत्तर, पूना समझौता या पूना पैक्ट। प्रश्न 22, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के बाद हरिजन संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, घनश्याम दास बिड़ला थे। प्रश्न 23, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया? उत्तर, हरिजन सेवक संघ। प्रश्न 24, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? उत्तर, महात्मा गांधी ने। प्रश्न 25, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? उत्तर, अहमदाबाद की हड़ताल। प्रश्न 26, 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? उत्तर, औद्योगिक कर्मी। प्रश्न 27, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर तथा कांग्रेसी महात्मा गांधी के निकट के सहयोगी हैं, उपर्युक्त कथन किसके हैं? उत्तर, जमुनालाल बजाज के। प्रश्न 28, कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? उत्तर, जमुनालाल बजाज। प्रश्न 29, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? उत्तर, VP वाडिया ने।